हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो जो बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे, उन सबको भी अपने आपको डाइवर्ट कर देना चाहिए अपनी स्टडी के प्रति। आपको सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जो भी आप फालतू के काम कर रहे हैं, उन सबको छोड़कर आप बस अपना डायरेक्शन किसको बनाएं, अपनी स्टडी को बनाएं, क्योंकि अब एग्जाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आपको पता है कि जो नवोदय विद्यालय वैकेंसी है ये अभी चालू है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी इनका फॉर्म भर दीजिए और जल्द ही 1-2 महीने में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन होंगे? 90 से लेके 120 दिन का समय रहता है। तो आपकी तैयारी और ज़्यादा बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसीलिए हमने क्या करा है, अब डेली एमसीक्यू सेशन ऑनलाइन भी आएगा और साथ में जो ये क्लास टेस्ट सीरीज चल रही है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए ऑनलाइन भी लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। अगर क्लास टेस्ट में जिसने एनरोल नहीं करा और वो क्लास टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 8118881611 आप इस नंबर पे क्लास टेस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मुझसे इसे ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो डेली एमसीक्यू जो हम लेकर आ रहे हैं, ये कहाँ उपयोगी है? ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में उपयोगी है, परंतु हमारा मेजर फोकस इस पे है। नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट जो ईएमआरएस का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा जो स्टेट के टीचर्स के एग्जाम है, वहाँ भी ये समान रूप से उपयोगी रहेंगे। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और देखिए, कल हमने ये करा था, एजुकेशन स्कीम में से ही लेकर आए थे ये प्रेरणा। तो प्रेरणा है क्या? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा प्रेरणा के बारे में। तो ये प्रेरणा वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। ये क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, जिसमें क्या होगा, केंद्रीय विद्यालय समिति के द्वारा इसे कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये एक लर्निंग मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें क्या होगा, बच्चों को सिखाया जाएगा और साथ में एक्सपीरियंस कराए जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स कहीं घुमाने ले जाएंगे या फिर कुछ एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो इसके लिए क्या होगा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। 1 तो गर्ल होगी और 1 बॉय होगा। ठीक है, ऐसे कितने 10 डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन होगा और 20 स्टूडेंट्स को इसमें एनरोल किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा, देख लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर ये प्रेरणा स्कीम के अंदर ये 9 वैल्यूज पे फोकस करता है। तो ये 9 वैल्यूज अच्छे से आपको याद करनी है। फिर इसके बाद में 3 जो 3 मौलिक प्रिंसिपल्स हैं, उनकी बात करता है। ये 3 फंडामेंटल आइडियाज हैं, उनकी बात करता है। मैं कौन हूँ, हमारा इतिहास और संस्कृति विरासत क्या है, और मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। इन चीज पर फोकस करके चलता है। तो ये बहुत अच्छे से याद करें, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपको जाते जाते एक क्वेश्चन दिया था, ये होमवर्क का क्वेश्चन था। इसका आंसर अब देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज स्टार गेट रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज। तो स्टार गेट के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो तो वो यहाँ से जान जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसको बहुत अच्छे से करके जाना है। काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। या आपको आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये स्टार गेट जरूर दिखेगा। ठीक है, तो ये स्टार गेट क्या है? ब्लैक होल है, या मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है, एक एआई सुपर कंप्यूटर है, या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। सबमरीन जानते हैं, जो पानी के अंदर जो चलती है, उसे सबमरीन कहा जाता है, जो न्यूक्लियर पावर्ड है। ठीक है, डीजल से नहीं चलती, पेट्रोल से नहीं चलती, इलेक्ट्रिक नहीं है, न्यूक्लियर। तो आपको बताना है ये स्टार गेट क्या है। ब्लैक होल है। तो देखो, जिन बच्चों ने इसका आंसर नहीं दिया, वीडियो को पोस्ट करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे हमें भी पता चले कि आप कितना अपनी तैयारी को लेकर सीरियस है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो, ये ब्लैक होल नहीं है, ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट भी नहीं है, और ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी नहीं है। देखो कितने क्लोज ऑप्शंस दिए थे। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप कुछ भी इसका आंसर मार सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एआई सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्लस ओपन एआई एआई ओपन एआई के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इन दोनों ने मिलकर इसके लिए कितना $100 बिलियन का फंड इकट्ठा किया है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। $100 बिलियन का फंड इकट्ठा किया है कि जो एआई सुपर कंप्यूटर ये निर्मित करेंगे। कब तक निर्मित कर लेंगे? वर्ष 2028 तक इसको लॉन्च करने का ये प्रोग्राम रखा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई के द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है। 100 बिलियन का फंड है और 2028 तक इसे लॉन्च करने का प्रोग्राम रखा गया है। इतना याद रखें इसके बारे में। अब आ जाइए, आज के एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, P800 ओनली एक्स मिसाइल। ये ओनली के बाद एक्स ही है। ठीक है, ये याद रखना, ओनली एक्स। या तो ओनली एक्स भी लिखा आ सकता है आपके एग्जाम में, और या फिर पूरा नाम भी लिखा आ सकता है। P800
only X missile recently seen in the news, अभी न्यूज में आपने हाल ही में देखी होगी। तो इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, ये इनमें से किस कंट्री के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। हिंदी में पढ़ देता हूँ। P-800 ओनली एक्स मिसाइल जो हाल ही में खबरों में है किस देश द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, तो ये चाइना, जापान, रशिया या इंडिया, बताइए इनमें से किसके द्वारा ये P-800 ओनली एक्स मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है या किया गया है, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 से 12 सेकंड का समय लें, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इसका आंसर आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए, ना तो ये चाइना ने डेवलप करी है, ना ये इंडिया ने डेवलप करी है, ना ये जापान ने डेवलप करी है, ये डेवलप करी है रशिया ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से याद कर ले। ये क्या है, 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, 3000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। तो काफी अच्छी मिसाइल बनाई है। और ये किस कंसेप्ट में बनाई है, शूट एंड फॉरवर्ड के कंसेप्ट पर इसे निर्मित किया गया है। एक बार इसे शूट कर दो और फॉरवर्ड कर दो, फिर ये क्या करेगी, जो भी इसका टारगेट है उसे स्ट्राइक कर देगी। 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, रशिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद से लिखने की तैयारी करनी है। अब बताइए व्हाट इज इंदिरा ऐप। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा इंदिरा ऐप के बारे में कि इंदिरा एप्लीकेशन है क्या। तो रिसेंटली सीन इन द न्यूज अ मल्टीपर्पज ऐप दैट विल हेल्प एस्ट्रोनॉट टू कैरी एक्टिविटीज। तो बताइए ये एक बहुउद्देशीय ऐप है जो अंतरिक्ष यात्रियों को गतिविधियां करने में मदद करेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, इट प्रोवाइड डिजिटल फाइनेंशियल डेटा टू स्टेट्स, यह राज्यों को डिजिटल वित्तीय डेटा प्रदान करता है। या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, इट डेसिमिनेट्स वेदर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्ट, ये मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रसारित करता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, इट इज रिलेटेड टू द आंगनवाड़ी वर्कर, यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। तो बताइए इंदिरा एप्लीकेशन का संबंध इनमें से किससे है। वही 10 से 12 सेकंड का समय लीजिए, वीडियो को पोस्ट करें, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। सॉरी, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मौसम संबंधी जानकारी पूर्वानुमान प्रसारित करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रसारित करता है। तो नौसेना समुद्री विज्ञान मौसम विज्ञान स्कूल, दक्षिण नौसेना कमान, भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र द्वारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, तो वर्ल्ड जो मौसम क्या हो जाएगा, मीटरोलॉजिकल डे हो जाएगा। ठीक है, तो उसके उस पर डेवलप किया गया वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड बाय द स्कूल्स ऑफ इन स्कूलों ने सेलिब्रेट किया के दौरान लॉन्च किया गया है, जिसे इंदिरा ऐप मौसम की जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है। और ये BISAG और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित ये त्वरित निर्णय लेने में सहायक करता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अजय प्रश्न नंबर 3 करते हैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। व्हाट इज जे स्लैब बैलेस्ट ट्रैक सिस्टम। ठीक है, तो जे स्लैब बैलेस्ट ट्रैक सिस्टम क्या है, हाल ही समाचारों में देखा गया। ये जे स्लैब बैलेस्ट ट्रैक सिस्टम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स ऑन द पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य और औद्योगिक प्रदूषकों के प्रभावों को का विश्लेषण करना, क्या ये है, नहीं, मतलब है या नहीं बताइए आप। सिस्टम दैट प्रमोट द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू ग्रास रूट लेवल, ऐसी प्रणाली जो जमीनी स्तर पर कृषि निर्यात को बढ़ावा देती है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक यूज्ड फॉर हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए उपयोग किए जाने वाले रेलवे ट्रैक का प्रकार है। या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा, टू स्टडी द प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन रूरल एरिया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण रोगों की व्यापकता का अध्ययन करना। तो बताइए ये क्या है, जे स्लेव ब्लास्ट ब्लास्ट ट्रैक सिस्टम क्या है, ये बताओ जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। अब वीडियो को पॉज करके इसका आंसर 10 से 12 सेकंड में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई स्पीड ट्रेनों के उपयोग के लिए किए जाने वाले ट्रैक का प्रकार है। तो ये क्या होता है, जो सुपर फास्ट जो ट्रेन बुलेट ट्रेन ये डेवलप की जा रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो उनके लिए ये नया ट्रैक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। जो हमारा कन्वेंशनल ट्रैक सिस्टम है, जैसे रेल की पटरियां हैं, उनके चारों तरफ हम क्या डाल देते हैं, गिट्टियां डाल देते हैं, तो ऐसी गिट्टियां नहीं होंगी इस जे स्लेव ब्लास्ट बेलास्ट लैश ट्रैक सिस्टम के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
इसको आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। भारत मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जय स्लैब गिट्टी रहित ट्रैक प्रणाली को अपना रहा है, जो देश में इसकी शुरुआत और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन की गई है। प्रणाली पारंपरिक गिट्टी वाली पटरियों को प्री कास्ट कंक्रीट स्लैब से बदल देती है और लाभों में बढ़ी हुई स्थिरता, कम रखरखाव, इसकी एक समान सतह के कारण यात्रियों के लिए आसान सवारी शामिल है। तो इसमें अंदर क्या बताया गया है कि ये हाईली डेवलप्ड है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, ये सुविधाजनक होगी। तो इस तरीके से जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है तो उनके ये सारी लोक लुभावनी बातें जरूर की जाती है, फिर हमें बाद में ही पता चलता है कि वो चीज़ कितनी कारगर है। ठीक है, हालांकि ये कारगर हो भी सकती है, ऐसा माना नहीं करा जा रहा। ठीक है, विशेष रूप से गिट्टी की अनुपस्थिति टूट फूट को कम करती है, जो भारत के महत्वाकांक्षी रेल बुनियादी ढांचे के लिए दक्षता और अस्तित्व का वादा करती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये देखिए, मरवा कैंडी डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही खबरों में रहा मरवा कैंडी बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तेलंगाना में? तो वो आपको क्या करना है, वही 10 से 12 सेकंड का समय लेना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप ऑप्शन दोबारा बोल देता हूँ, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तेलंगाना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आप वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर जरूर दें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तमिलनाडु में है ये डैम, कौन सा? मरवा कैंडी बांध। आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। मछली पकड़ना बंद होने से प्रवासी पक्षी नीलगिरी के मरवा कैंडी बांध की ओर आने लगे हैं। तमिलनाडु में ऊटी से 35 किलोमीटर दूर स्थित इसका निर्माण 1951 में सिंगूर नदी की सहायक नदी अरावरीहल्ला धारा पर किया गया था। यह बांध मोयार जल विद्युत बिजली घर के लिए मुख्य जल स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो प्रवासी मौसम के दौरान विविध पक्षी प्रजातियों को आकर्षित करता है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली हाउ मेनी साइट्स हैव बीन एडेड टू द ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क। तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइट्स को अभी हाल ही में जोड़ा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 16, 17, 18 या 19। हाल ही में ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें जोड़ी गई हैं? ठीक है, वही 10 से 12 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं बताता हूँ कितनी साइट जोड़ी गई है। 18 साइट जोड़ी गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी 18। मार्च 2024 में यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तहत के कार्यकारी बोर्ड ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइटें जोड़ी हैं, जिसमें 48 देशों में साइटों की कुल संख्या कितनी होगी? 213 हो गई हैं। नई साइटें बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्राजील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन में स्थित है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? सारी यूरोप के अंदर लोकेटेड है जनरली। ठीक है, ग्लोबल जियो पार्क एकल भौगोलिक क्षेत्र जिसका प्रबंधन सुरक्षा, शिक्षा और सतत विकास की समग्र अवधारणा के साथ किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, रिसेंटली विच 2 कंट्रीज हैव पार्शली ज्वाइन। देखो पूरी तरीके से फुल्ली ज्वाइन नहीं किया गया, पार्शली ज्वाइन किया गया शेंगेन क्षेत्र के अंदर, द शेंगेन एरिया, द आईडी चेक फ्री ट्रेवल जोन इन यूरोप। हाल ही में कौन से 2 देश यूरोप में आईडी चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र शेंगेन क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल हो गए हैं? तो देखो ये आंशिक रूप से क्यों किए गए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आंशिक रूप से करने का पीछे कारण है नीदरलैंड प्लस ऑस्ट्रिया। तो नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया क्या थे, ये विरोध कर रहे थे इन 2 कंट्रीज का। इनमें से जो 2 कंट्रीज हैं उसका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि मिडिल ईस्ट से इलीगल माइग्रेंट्स यूरोप के अंदर घुस सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ के जो यूरोप में जो लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकते हैं, और साथ में जब वो यहाँ आ जाते हैं तो वो यहाँ पर क्या होते हैं, सेटल होने लगते हैं, और जिससे यहाँ का जो इकोनॉमी है वो भी क्या होती है, गड़बड़ाती है। तो इस चक्कर में क्या है, ये नीदरलैंड ऑस्ट्रिया काफी ज्यादा विरोध कर रहे थे कि इन 2 कंट्रीज को इसमें जोड़ना नहीं चाहिए, आंशिक रूप से भी नहीं जोड़ना चाहिए, पार्शली भी नहीं, फुल्ली भी नहीं जोड़ना चाहिए। फिर उन्होंने सबने सर्वसम्मति से क्या लिया कि हम फुल्ली तो नहीं जोड़ रहे हैं, पार्शली जोड़ रहे हैं, कि उन कंट्रीज से जब भी कोई आएगा तो उनकी पूरी डिटेल चेकिंग की जाएगी, जो है ना, जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, इलीगली कोई माइग्रेंट आया तो उसको वापस से डिपोर्ट कर सके। तो इसके लिए क्या हुआ, तो इसे पार्शली रूप से शामिल किए गए। तो कौन सी 2 कंट्रीज हैं, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने, ये वाला टॉपिक हमने काफी अच्छे डिटेल में समझा है, जिसने भी नहीं देखा वो देख लीजिए, क्योंकि जिससे आपके
बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? तो कौन-कौन सी पोलैंड एंड स्पेन है, रोमानिया एंड बुल्गारिया और स्वीडन एंड पोर्चुगल, डेनमार्क एंड आयरलैंड। तो जल्दी से बताइए कि पार्शली शेंगेन क्षेत्र में कौन-सी 2 कंट्रीज़ को जोड़ा गया है, ठीक है? तो शेंगेन क्षेत्र क्या है? शेंगेन क्षेत्र बताता शेंगेन क्षेत्र क्या है? ये आईडी फ्री ज़ोन है। यूरोप के कुछ कंट्रीज़ कुछ क्या मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ ही हैं, 2-4 कंट्रीज़ को छोड़ के, ठीक है? तो वो सब क्या है, इसका पार्ट है, वो शेंगेन क्षेत्र का। शेंगेन क्षेत्र में क्या है, एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में, जैसे आप फ्रांस से जर्मनी के अंदर जा रहे हैं, तो आपको अपनी आईडी नहीं दिखानी पड़ेगी, आपको चेकिंग नहीं करानी पड़ेगी। जैसे आप इंडिया से जाओ, इंडिया से आप फ्रांस उतर जाओ, फ्रांस से आप किसी भी कंट्री में घूम आओ जो शेंगेन क्षेत्र का पार्ट है, वहाँ पे आपको अपनी आईडी चेक नहीं करानी पड़ती है, अपने सामान की जाँच नहीं करानी पड़ती है। एक कंट्री में उतरेंगे, एक के बाद आप एक से एक दूसरी कंट्री में ट्रैवल आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप इंडिया से पाकिस्तान, नेपाल कहीं जाएँगे, तो वहाँ पे डिटेल चेकिंग होती है, पर यहाँ पर शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के अंदर कोई चेकिंग नहीं होती है, तो ये इसलिए है, ठीक है? पहले क्या था, बहुत लंबी-लंबी लाइन लग जाती थी, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत लोग आते-जाते रहते थे, माइग्रेट करते थे, कुछ काम के लिए, कुछ घूमने के लिए, कुछ वैसे, ठीक है? तो इसलिए। तो इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो फिर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट, ठीक है, बाय बाय। और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 81188110, ठीक है? ये नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, टेस्ट सीरीज की आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो फिर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें और अपनी तैयारी करते रहिए। आप सब में कम है, केवीएस एनवीएस के स्टूडेंटों को मन लगा के तैयारी करनी चाहिए। और देखो, जो केवीएस एनवीएस ईएमआरएस इनकी तैयारी कर रहे हैं टीचर्स वाले, और जिनका कंप्यूटर सेक्शन है, तो वो क्या करें, हमारे कंप्यूटर वाली प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको कंप्यूटर के बहुत डिटेल लेक्चर मिलेंगे, बहुत आपको मजा आने वाला है अगर आप वो पूरी सीरीज देख लेते हैं, ठीक है? उसके अलावा अब ईएमआरएस, ठीक है, ईएमआरएस के लिए जो मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई थी, वो आपको अभी वापस से देखनी है, क्योंकि देखो कोई भी जो पॉलिसीज हैं थोड़ी पुरानी थी, पर वो सब वापस से रिपीट होती हैं, एजुकेशन स्कीम्स है, वो आपसे वापस पूछी जा सकती हैं। तो मॉडल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो मैंने करंट के लेक्चर चलाए थे, जो डिटेल लेक्चर्स हैं, वो आपको जरूर देखे जाने हैं, ठीक है? तो फिर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।